हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग अपने चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए आ गए हैं। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे कि आखिर एक बॉडी जब रोटेट कर रही होगी तो कितना काम करेगी, कैसे फाइंड आउट करेंगे। फिर अगर एक बॉडी रोटेट कर रही है तो कितनी काइनेटिक एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, इसके बारे में हम लोगों ने कल यानी प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात कर लिया था। आज का जो टॉपिक है हमारा वो उससे थोड़ा सा एक कदम आगे है। एक कदम आगे मतलब आप भी समझ पा रहे होंगे कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने वर्क पढ़ लिया, फिर हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी पढ़ लिया, यानी हम लोगों ने वर्क और एनर्जी पढ़ लिया। और अगर वर्क और एनर्जी पढ़ लिया दैट मीन्स अब हम क्या पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब भाई ये क्या करता है, ये वर्क और एनर्जी के बीच में रिलेशन दिखाता है। ठीक है, वर्क और एनर्जी के बीच में रिलेशन शो करने वाले थ्योरम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं। अब आपके मन में यह क्वेश्चन आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आएगा क्योंकि आप लोगों ने लीनियर मोशन के अंदर ही क्या कर लिया था, इस चीज़ को समझ लिया था। भैया वर्क और एनर्जी आपस में रिलेटेड होते हैं, तो सीधा अर्थ है बिल्कुल हाँ। देखिए, जितना आप काम करोगे, जितना काम उतना ऊर्जा आपको देना पड़ेगा। मतलब इस दुनिया के अंदर कोई भी काम होगा, कोई भी काम, कोई भी वर्क होगा, उस वर्क का कारण कौन बनेगा, एनर्जी। ठीक है, तो वर्क का कारण या वर्क का कॉज आपसे बोला जाए तो क्या है, वो एनर्जी है। क्योंकि बिना एनर्जी के वर्क हो ही नहीं सकता। अगर आप अपने रियल लाइफ यानी आप अपने लाइफ के अंदर ही देखो तो अगर आपके पास ऊर्जा होगी, ऊर्जा के लिए आप क्या करते हो, खाना खाते हो। यानी अगर आप खाना खाओगे तभी आप काम कर पाओगे, क्योंकि खाना खाने से क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर ऊर्जा आती है और उसी ऊर्जा के थ्रू आप क्या करते हो, काम करते हो। क्योंकि बिना ऊर्जा के काम संभव नहीं है और इस पूरे संसार का निर्माण ही ऊर्जा से हुआ है। तो इस संसार में जो भी काम होगा जो भी वर्क होगा उसका कारण ऊर्जा ही होगी। हमारा जो फिजिक्स है एक्चुअल में डील ही करता है किसको, एनर्जी को। क्योंकि फिजिक्स को पता है भाई अगर मैंने एनर्जी को समझ लिया तो मुझे किसी भी तरीके का कोई भी काम हो, कोई भी काम मतलब कोई भी फिजिकल फेनोमेना हो, अगर करवाना है तो मैं आराम से करवाने में सक्षम हूँ अगर मैंने एनर्जी समझ लिया। ठीक है, क्योंकि एनर्जी के थ्रू ही आपका क्या होगा, काम होगा। अब इसी चीज़ को रिलेशन के थ्रू वर्क एनर्जी थ्योरम बताता है। वर्क एनर्जी थ्योरम का अर्थ क्या है, आप सिंपल समझो तो क्या मतलब है। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि मान लो एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर अनंत टाइप के या इनफाइनाइट टाइप के क्या लगे हुए हैं, फोर्स लगे हैं। अलग अलग टाइप के फोर्स लगे हुए हैं इसके ऊपर। सपोज कर लो यहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स है, फिर इस बॉडी के ऊपर टेंशन फोर्स लगा हुआ है, फिर इस बॉडी के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा हुआ है, फिर इस बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगा हुआ है। ऐसे फिर और भी एक आध दो फोर्स लगे हुए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जितना भी डाल सकते हो डाल दो। आई बात समझ में। यानी इस बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्स क्या हुए हैं, लगे हुए हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का अर्थ यह है कि भैया इस बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस लगे हुए हैं, इन सभी फोर्सेस के थ्रू ये बॉडी के ऊपर काम होगा। ये फोर्स क्यों लगा है भाई, ये फोर्स आएगा तो काम ही करवाएगा, क्योंकि फोर्स आएगा तो काम करवाएगा। मैं पुनः बोल रहा हूँ, फोर्स और एनर्जी आपको सिमिलर नजर आएंगे। क्योंकि फोर्स भी कहता है कि मैं ही कारण हूँ किसका, मोशन का, और मैं ही कारण हूँ वर्क का। तो एनर्जी भी कहती है सेम कहानी को, कि एनर्जी भी कहती है कि भाई मोशन भी हो रहा है तो मेरे कारण हो रहा है, और वर्क भी हो रहा है तो मेरे कारण हो रहा है। ठीक है, दोनों सिमिलर टर्म है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है वो आप सभी लोग समझते हो। भाई एनर्जी क्या है, तो एनर्जी हमको दिखाई नहीं दे सकती, लेकिन बशर्ते आपको भी पता है कि सब काम किसके कारण होता है, एनर्जी के कारण ही होता है। एनर्जी के कारण ही फोर्स अप्लाई हो सकता है, यानी बिना एनर्जी के फोर्स अप्लाई नहीं हो सकता। तो दैट मीन्स एनर्जी और फोर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन जब हम दिखाएंगे तो इसी को दिखाएंगे, इसको नहीं दिखाएंगे। ठीक है, यानी हम इसकी बातें कम करते हैं क्योंकि हमको पता है जो मेन आदमी है उसको, वो हमेशा कहाँ रहता है, पर्दे के पीछे रहता है। ठीक है, तो आपको एनर्जी की जगह पे कौन नज़र आएगा, फोर्स नज़र आएगा। यानी इस फोर्स के कारण ही आपको काम होता हुआ दिखाई देगा और इस फोर्स के कारण ही मोशन होता हुआ दिखाई देगा। तो बस यही बात समझ लो कि मान लो ये सभी फोर्सेस मिलके क्या कर रहे हैं, इस बॉडी के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इस बॉडी के ऊपर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भैया वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ऐसा लो। यानी इन सभी फोर्स के द्वारा क्या किया जा रहा है, इस बॉडी के ऊपर काम किया जा रहा है, यानी कोई काम किया जा रहा है।
तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि ये सभी फोर्स मिलके इस बॉडी के ऊपर जितना काम करेंगे वो बराबर होगा इस पूरे बॉडी के काइनेटिक एनर्जी के चेंज में। यानी इसका मतलब जो भी यानी जितने भी फोर्स हैं वो सब मिलके जितना भी काम करेंगे उस बॉडी के ऊपर वो बराबर होगा उस बॉडी के काइनेटिक एनर्जी के चेंज के। ठीक है, ये बात बोली जाती है वर्क एनर्जी थ्योरम में। अब ये तो मैंने अलग अलग टाइप के फोर्स बताए, लेकिन एक्चुअल में ये सभी टाइप के फोर्सेस को हम चाहें तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और वो दोनों टाइप के फोर्स कौन से हो सकते हैं? एक हो सकता है कंजर्वेटिव फोर्स और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब यहाँ पे बड़ी अच्छे तरीके से आपको समझने की ज़रूरत है, और वो क्या है? तो वो ये है कि भैया अगर हम बात करेंगे इन दोनों की, ये थोड़ा सा आपको नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा, सॉरी। तो ये चाहे कंजर्वेटिव फोर्स हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो। अब कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है? तो ऐसे फोर्स जो क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं, यानी अगर वो लग भी गए तो ऐसा नहीं है कि उनके लगने के बाद वो खत्म हो जाएंगे, वो कंजर्व है, मतलब वो लगे हुए हैं। सिंपल मतलब है जैसे आप किसी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, फोर्स अप्लाई करने का मतलब क्या है कि एक लिमिट तक आप अप्लाई करोगे, कुछ देर बाद वो फोर्स खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि उसके पीछे की एनर्जी वहाँ पे खत्म हो जाएगी। मेरी बात ध्यान से समझेंगे, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको। नहीं तो आपको अगर यही नहीं समझ में आया होगा तो फिर दिक्कत होगी। इसीलिए मैंने बोला था कि आप पिछला लेक्चर देख के आइएगा जहाँ पे इसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो सिंपल वे में मैं आपको समझाऊँ तो जैसे समझिएगा कि मान लीजिए मुझे कहा जाए कि इस दीवार को आपको क्या करना है, तोड़ना है। ठीक है, तोड़ने के लिए मैं क्या करूँगा, मतलब सिंपल बात यह है कि मुझे काम दिया गया तोड़ने के लिए। तोड़ने का मतलब इस दीवार को यहाँ से हटा देना है। अब हटाने के लिए मैं क्या करूँगा कि इसको डिस्प्लेस करूँगा, दैट मीन्स काम करना है मुझे। फोर्स चाहिए मुझे, कहाँ से आएगा? मैं अपने हाथों से लगाऊंगा, यानी अपनी बॉडी से लगाऊंगा। बॉडी के अंदर से कौन सा फोर्स आता है? मस्कुलर फोर्स। अब बड़े सिंपल वे में समझिएगा कि मान लीजिए मैं हथौड़ा लूँगा, हथौड़े से इस पूरे दीवार को क्या कर रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ। तो मैं हथौड़ा चलाऊंगा, चलाते चलाते चलाते, यानी फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, काम हो रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, काम हो रहा है। लेकिन एक कंडीशन तक तो ही होगा फोर्स अप्लाई, क्योंकि जितनी मेरे बॉडी के अंदर एनर्जी होगी उतनी मैं करूँगा, हाँ या ना? बिल्कुल। फिर कुछ देर बाद क्या हो जाएगा? कुछ देर बाद मेरे अंदर की एनर्जी खत्म, इसका मतलब फोर्स भी क्या हो गया? खत्म। अब जो बात समझनी है वो समझिए। आपने फोर्स लगाया, क्या वो फोर्स अभी भी बचा हुआ है? यानी ऐसा तो नहीं कि आपने एक बार लगाया इसके ऊपर फोर्स, अब वही फोर्स से इसका पूरा जीवन भर काम चल रहा है, यानी दीवार अपने आप टूटते जा रही है, टूटते जा रही है, टूटते जा रही है। नहीं, आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई होने के बाद जितना फोर्स आपने लगाया इसने खा लिया, फोर्स बचा ही नहीं। फिर अगली बार अगली ईंट को हटाना है तो फिर एक बार और फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके हटेगा। दैट मीन्स जो आप फोर्स लगा रहे हो खा जा रही है, यानी उस काम में वो खत्म हो जा रहा है फोर्स। तो ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स मतलब कि आपने एक बार फोर्स लगाया, अब उसी फोर्स से क्या हो रही है, पूरी की पूरी दीवार क्या हो रही है? टूट रही है, यानी काम होते जा रहा है और फोर्स आपका खत्म नहीं हो रहा है। कहने का अर्थ ये है, समझ पा रहे हैं? तो बहुत बेसिक शब्दों में मैंने आपको ये समझा दिया कि भैया कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का मतलब, कंजर्वेटिव मतलब कि आपने एक बार किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया और वो फोर्स खत्म नहीं हो रहा है, वो वहीं पे कांस्टेंट है, वो लगा हुआ है, अब काम हो रहा है, फोर्स वही है, फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, यानी अलग से अब आपको फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा कि दीवार वाले केस में एक बार मैं हथौड़ा मारूंगा तो दो अगर ईंट निकल रही है तो अगली बार फिर से दो ईंट निकालने के लिए मुझे फिर से एक हथौड़ा मारना पड़ेगा, यानी अगली बार पुनः फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि भैया एक बार आपने फोर्स लगाया तो वो फोर्स खा ली गई, किसके द्वारा? उन दोनों ईंटों के द्वारा टूटने में, यानी उस काम को किया गया और उसमें जो फोर्स लगाई गई थी वहीं पे खत्म। अगली बार काम करना है तो अगली बार नई फोर्स लेके आओ, फिर काम होगा। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब जिसमें बल जो होता है वो आरक्षित होता है, असंरक्षित होता है। सिंपल बोल सकते हो कि जिसको संरक्षित नहीं किया जा सकता। तो ये मस्कुलर फोर्स इज आल्सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हैं जो क्या हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। अब कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी हैं? तो सिंपल आप जानते हो कि इस दुनिया के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक बॉडी के ऊपर एक बार लग गया फिर हट जाएगा फिर तब होगा। मतलब मान लो आपने क्या किया, आपने इस मार्कर को पकड़ा, कैसे कंजर्वेटिव आप समझिएगा। इस मार्कर को जब आप गिराएंगे तो हर सेकेंड हर समय क्या लगा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसा नहीं कि एक बार लग गया फिर हट जाएगा, एक बार लग गया तो फिर हट जाएगा, नहीं। कंजर्वेटिव फोर्स का अर्थ ही यही होता है कि एक बार आप लगाओ तो फिर क्या हो,
वो लगा ही रहे जब तक कि काम आपका ख़त्म ना हो जाए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है मार्कर, इस मार्कर के ऊपर हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ होगा जो ही मैं छोड़ूंगा, जब तक कि ये कहाँ ना चला जाए, नीचे ना चला जाए। क्या फोर्स बीच में ख़त्म हो गया, क्या पुनः हमको ग्रेविटेशनल फोर्स बुला के लगाना पड़ा? नहीं। तो यानी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है हमारा, कंजर्वेटिव फोर्स है। जबकि नॉन कंजर्वेटिव के अंदर अगर हम बात करें तो मस्कुलर फोर्स आपने सब अभी देखा है ना, मस्कुलर फोर्स क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, कुछ देर के लिए लगेगा फिर बाद में खत्म। तो हमारा जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो ये कह रहा है भाई कि आप चाहे कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू काम करिए उस बॉडी के ऊपर, चाहे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू काम करिए, बस आप काम करिए, फोर्स कोई भी हो, वो जितना भी काम है या जितने भी फोर्सेस हैं वो जो काम करेंगे वो एक्चुअल में उस काम का जो रिजल्ट होगा तो वो ये होगा कि उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज हो रहा होगा। क्योंकि आपको पता है कि वर्क मतलब क्या होता है, एनर्जी, यानी जितना काम उतनी ऊर्जा। तो जैसा हम काम करेंगे वैसा हमारे क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि वर्क की डेफिनेशन भी 3 टाइप से होती है, कि मतलब टाइप जो होंगे वो 3 टाइप की होती है, एक तो निगेटिव होता है, एक तो पॉजिटिव होता है, एक तो जीरो होता है। तो अगर आपने काम किया, जीरो वर्क है, जीरो का मतलब क्या है, फिजिक्स की भाषा में जीरो वर्क किसे डिफाइन करते हैं, कैसे बोलते हैं कि हम भैया काम जीरो है। फिजिक्स की भाषा में ये बोला जाता है कि भैया हमने जिधर डिस्प्लेसमेंट, मतलब मैं फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स लगाने से क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट आनी चाहिए। अब आपने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, उसके परपेंडिकुलर हो रही है, तो उसका मतलब क्या माना जाता है फिजिक्स के अंदर, जीरो माना जाता है। ठीक है ना, यानी उसका अर्थ यह है कि यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। जबकि पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि आपने किसी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया और जिस दिशा में आपने अप्लाई किया, जिस दिशा में बल लगाया है, उसी दिशा में वो ब्लॉक मूव कर रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि आपने इस दिशा में लगाया लेकिन बॉक्स इधर जा रहा है, उल्टा जा रहा है, तो उल्टा जा रहा है लेकिन हो तो रहा है ना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो वो नेगेटिव वर्क है, सिंपल। तो नेगेटिव वर्क और पॉजिटिव वर्क क्या होता है आपको समझ में आ रहा होगा। तो कहने का अर्थ क्या है यहाँ पे, ये समझिए कि अगर मान लीजिए मैं पॉजिटिव वर्क कर रहा हूँ, यानी वर्क डन हो रहा है और कैसा हो रहा है, पॉजिटिव, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज जो आ रहा होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। अगर मान लीजिए कि क्या हो रहा है, वर्क डन यानी W आ रहा है और कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, यानी निगेटिव वर्क डन हो रहा है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। बड़ा सिंपल लॉजिक है यहाँ पे, ओके, कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज कितना आएगा, तो भैया जैसा काम होगा, पॉजिटिव काम होगा तो पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज आएगा, निगेटिव काम होगा तो निगेटिव काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज आएगा। अब आप कहेंगे कि सर ये चेंज का मतलब क्या होता है। चेंज का मतलब शुरुआत में मान लीजिए एक बॉडी है, उस बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा ही होगा, है ना, नहीं होगा तो जीरो होगा। तो काम होने के बाद उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी, है ना, तो फिर क्या आएगा, पहले जीरो था अब कुछ तो आ गया, इसका मतलब जीरो से कुछ ना कुछ बढ़ा या घटा ना, इसका मतलब चेंज आया कि नहीं आया, तो चेंज आया, वही तो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि भैया पहले से काइनेटिक एनर्जी किसी बॉक्स के अंदर होगी तभी हम चेंज बता सकते हैं, नहीं, एक ब्लॉक रुका हुआ है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो, क्योंकि आप सबको पता है काइनेटिक एनर्जी कब आएगी, जब मोशन होगा, बिना मोशन के काइनेटिक एनर्जी तो आती नहीं है ना। तो अगर सपोज कर लो ये बोर्ड को देखें, इस बोर्ड को, तो ये बोर्ड क्या है, रुका हुआ है। अगर सिंपल वे में मैं बोलूँ तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, मैं मान लेता हूँ काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो अब मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, काम क्या कर रहा हूँ, तो मैं इसके ऊपर ऐसे उठा रहा हूँ, ऊपर की ओर उठा रहा हूँ। तो ऊपर की ओर उठाने का मतलब क्या है, ये मोशन करेगा कि नहीं करेगा, कर रहा है, मोशन कर रहा है, दैट मीन्स कैसे करेगा, मोशन तभी करेगा जब काइनेटिक एनर्जी आएगी। इसका मतलब पहले जीरो था, अब काइनेटिक एनर्जी आ गई कि नहीं आ गई, और कैसे आई, क्योंकि मैंने इसके ऊपर काम किया। काम कैसे किया, मैंने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने से क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट आया, और डिस्प्लेसमेंट आया इसलिए काम हुआ। ठीक है, तो भाई फोर्स कोई भी लगाओ काम होना चाहिए, अगर काम हुआ तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। दैट इज योर वर्क एनर्जी थ्योरम। क्लियर है, बिल्कुल। अब मैं इसको प्रूव भी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, बिल्कुल, मैं इसको चाहूँ तो प्रूव कर सकता हूँ, यस और नो, बिल्कुल कर सकता हूँ। चलिए करके दिखाता हूँ। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा होगा तो मैंने पूरा प्रयास किया कि इसी में सब आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए, कोई दिक्कत ना हो। चलिए समझते हैं। देखिए, अगर आपको पता है कि मान लीजिए एक ब्लॉक है जिसका मास m है, इसके ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया,
फोर्स अप्लाई करूँगा तो 100% इसके अंदर क्या आएगा, एक्सीलरेशन, क्योंकि बिना एक्सीलरेशन के तो काम चलेगा नहीं। कैसे? क्योंकि बिना एक्सीलरेशन के फोर्स ही नहीं आएगा ना, सिंपल बात तो ये है। फोर्स आएगा तो 100% एक्सीलरेशन आएगा। शुरुआत में मान लेता हूँ ये रेस्ट में था, ठीक है, चलो जाएँ तो रेस्ट में है, कहाँ पे हमको लेना देना ही नहीं है। सिंपल मतलब ये है कि भैया फोर्स लगाया, एम मास का ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हुआ। फिलहाल में ये कहाँ पे है, x1 पोजीशन पे है। कुछ समय बाद ये कितने पोजीशन पे जा रहा है, x2 पोजीशन पे, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत छोटे जगह पे देख रहा हूँ इसको, बहुत छोटे पोजीशन पे मैं देख रहा हूँ कि भाई देखो फोर्स लगाओगे, x1 पोजीशन पे है, x2 तक लेके जाना है, मतलब काम मेरा x1 से x2 तक है। सिंपल मतलब ये है, इस बॉक्स को जो एम मास का है x1 पोजीशन से x2 तक डिस्प्लेस करना है, यही काम करना है। अब मैंने फोर्स लगाया लेकिन ये x1 से थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ है, यानी इतने दूर तक, तो मैं मान लूँगा ये कितना है, dx है, क्योंकि x1 से x2 के बीच में कितना है, dx पोजीशन पे। तो मैं ये देखूंगा कि मान लो, सिंपल समझो, x1 से x2 तक लेके जाना है, लेकिन मैं इसका डिस्प्लेसमेंट देख रहा हूँ बहुत छोटे लेवल पे, तो मैं देखूंगा ये छोटे लेवल पे कितना काम कर रहा है। सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। ये रास्ता है आपका पूरा का पूरा, इस रास्ते में ब्लॉक जो है यहाँ पे रखा है, इसको आपको क्या करना है, इसके ऊपर काम करना है। काम क्या करना है कि इसको इस पोजीशन से उठाना है, ये इसका इनिशियल पोजीशन x1 है, इसको ले जाके पहुँचा देना है x2 पे। मैंने थोड़ा सा काम किया, थोड़ा सा काम करने के बाद भाई डिस्प्लेसमेंट तो आएगा, मतलब फोर्स लगाऊंगा डिस्प्लेसमेंट आएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन आया है तो 100% क्या होने वाला है, डिस्प्लेसमेंट होगा। मान लेता हूँ कि मैंने ब्लॉक बहुत छोटा सा डिस्प्लेस हुआ है, कितना, तो dx कितना हुआ है, dx, एंड dx डिस्प्लेसमेंट हुआ है। थोड़ा सा मैं बड़ा लिखता हूँ क्योंकि छोटा यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये मैंने छोटा काम किया, मतलब छोटा काम करने का मतलब ये है, मतलब छोटा डिस्प्लेसमेंट यानी dx हो गया। तो अगर मैं छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए काम देखूं तो कितना होगा, तो सर काम भी क्या हुआ, छोटा, क्योंकि पूरा काम तो ये है ना, x1 से लेके x2 तक लेके जाना। आपने डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, बहुत छोटा सा, तो बहुत छोटा सा मतलब काम भी क्या होगा आपका, बहुत छोटा। और हमने पढ़ा हुआ है जीवन काल में कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यस और नो, बिल्कुल। अब मैं dw इज इक्वल टू देखूँ, मतलब छोटे काम के लिए मैं देखूँ तो भैया डिस्प्लेसमेंट फोर्स तो f ही लगा था, लेकिन सर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x हुआ है ना, बिल्कुल। लेकिन क्या मुझे बस इतने का निकालना है, नहीं, काम तो मेरा x1 से x2 तक हो रहा है, तो मैं पूरे के लिए निकालूंगा। पूरे के लिए निकालने का मतलब आपने छोटा लिया है, मैं पूरे को देखूँ पूरे रास्ते को x1 से लेके x2 तक, तो ऐसे ही छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में बटा होगा कि नहीं बटा होगा, ऐसे यहाँ भी dx होगा, ऐसे यहाँ 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 यहाँ, यानी पूरा का पूरा रास्ता जो होगा इन छोटे छोटे dx से बटा होगा। अब ये छोटे छोटे dx से इनको सबको मैं क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। चलो ऐड कर लो। ऐड करने का तरीका हमारे पास फिजिक्स में क्या है, इंटीग्रेशन। अब मैं काम कहाँ से कहाँ तक देखूंगा भाई, तो मैं देखूंगा x1 से लेके x2 तक, सिंपल बात है। अच्छा हाँ बिल्कुल, x1 से लेके x2 तक ही देखूंगा ना भाई, तो ये क्या होगा, dw है। अब dw का मतलब छोटे छोटे काम जब ऐड हो जाएंगे तो फिर क्या बन जाएगा, बड़ा वाला w, यानी पूरा काम हो जाएगा। अच्छा चलो f इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, जो कि हमको क्या करना है, फोर्स के टर्म में नहीं करना है, थोड़ा सा और बड़ा लेवल लेके जाना है, तो f को मैं तोड़ के लिख सकता हूँ m इंटू ए, आया ना, बिल्कुल, इंटू dx, यस और नो, बिल्कुल। अच्छा a के बारे में आप क्या जानते हो, a इज अ एक्सीलरेशन, तो a इज अ एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन को हम लोग क्या लिखते हैं सर, उसको हम लोग लिख सकते हैं dv अपॉन dt, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा फिर ds अपॉन ds से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं सर। तो अगर मैं dv अपॉन dt है, अगर मैं ds अपॉन ds से कर दूं तो एक बात बताइएगा, ds अपॉन dt को एक साथ ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। तो क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू ds अपॉन dt हो जाएगा इंटू dv अपॉन ds, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, a इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका ds अपॉन dt इंटू dv अपॉन ds, हो गया। ये s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पे क्या है, ये भी तो डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे किस में लिया है, x में, यहाँ पे किस में ले रहे हो, s में। गलत कर रहा हूँ ना, बिल्कुल गलत कर रहा हूँ। या तो मैं इसको भी x1 से क्या बना दूँ, s बना दूँ, चलो बिल्कुल s बना लो, सबसे बेटर रहेगा। या तो इसको x बनाओ, किसी को भी चेंज करना पड़ेगा, यानी इसका मतलब क्या होगा, ये s1 से s2 तक। ठीक, अब देखना क्या होगा, यानी a इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, ds अपॉन dt इंटू dv अपॉन ds, और ds अपॉन dt मतलब क्या होता है सर, वो तो सीधा सीधा v होता है, यानी v इंटू dv अपॉन ds, हो गया। सॉरी, तो जहाँ पे
ए लिखा हुआ है यहाँ पे, ए लिखा हुआ है, ए की जगह पे मैं इसको पुट कर देता हूँ। तो हो जाएगा मेरा W इज इक्वल टू S1 S2, यहाँ पे m है तो मास है, ये तो चेंज होता ही नहीं है, तो इसको बाहर कर लूँगा। ए की जगह पे क्या हो जाएगा dV अपॉन ds इंटू ds, यहाँ पे s था, जहाँ जहाँ x था मैंने ds बना लिया। अब ds से ds कैंसिल कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, W इज इक्वल टू m S1 S2 V इंटू dV, हो गया। अब आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि क्या इसका इंटीग्रेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसका इंटीग्रेशन कर लेता हूँ मैं, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे मैं स्पेस ले लेता हूँ इधर। अब देखिएगा करूँगा मैं इसका इंटीग्रेशन, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो इंटीग्रेशन में आपको ही पता है कि v का जब मैं करता हूँ, यानी अगर x है और x का dx यानी इंटीग्रेशन करूँगा तो वो होगा x²/2। इंटीग्रेशन का सीधा तथ्य यही होता है। तो मैं यहाँ पे कर लूँगा, तो यहाँ पे हो जाएगा v² अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये कहाँ से कहाँ तक, तो सर S1 से लेके S2 तक, यानी मुझे पूरा का पूरा काम दिखाना है और वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, S1 से लेके S2 तक। लेकिन एक बात बताइए सर, ये जो आपने किया है सही है, बिल्कुल नहीं। देखिए जब आपने पूरा का पूरा इंटीग्रेशन ही चेंज कर दिया, अभी तक आप इंटीग्रेशन किसका कर रहे थे सर, डिस्प्लेसमेंट का, यानी छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को कर रहे थे। लेकिन अभी आपका पूरा का पूरा जो शो है, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है, वो चेंज हो चुका है किसके इंटीग्रेशन को करने के लिए, सर वेलोसिटी के। तो वेलोसिटी के इंटीग्रेशन में जब जा चुका है तो आप S1 कहाँ से लोगे, इसकी लिमिट S1 होगी, बिल्कुल नहीं होगी। यानी ये बात क्या है, बिल्कुल गलत है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। जब हम जिसका कर रहे हैं उसी का हम स्टार्टिंग और एंड पॉइंट लेते हैं। तो शुरुआत में मान लेता हूँ कि ब्लॉक जब DS वाले पोजीशन पे था, यानी जब यहाँ पे पोजीशन इसकी कितनी थी, DS थी, तो मैं मान लेता हूँ कि इसकी कितनी थी वेलोसिटी, VI थी। लेकिन जब ये मतलब S1 वाले पोजीशन पे था, तो फिर जब ये क्या कर रहा है, S2 पे पहुंच जा रहा है, तब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, VF। तो मुझे क्या करना है, इस VI से VF तक ऐड करना है ना। तो सिंपल, यानी यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, यहाँ पे मैं लगा दूंगा VI और यहाँ पे VF। ऐसे यहाँ पे VI और यहाँ पे क्या हो गया, VF। इसका मतलब यहाँ पे S1 हट गया, यहाँ पे क्या हो गया VI और यहाँ पे क्या हो गया VF। क्लियर है। तो जितनी भी मिस्टेक है उसको पहले ही हम क्लियर कर लेते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे M होगा, चूंकि क्या करते हैं हम लोग, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाते हैं, यानी अपर लिमिट को एक बार रखेंगे फिर लोअर लिमिट को रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, VF²/2 माइनस VI²/2। अब ये नहीं आ रहा है तो फिर समस्या है आपके लिए। तो W इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे W इज इक्वल टू हो गया मेरे पास यहाँ पे M, बारी बारी M को दे दो उधर, तो क्या हो जाएगा M VF²/2 हो जाएगा माइनस M VI²/2 हो गया। और हमने पढ़ा है कि सर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है mv²/2, ठीक है। यानी हाफ mv² बोलो या mv²/2 बोलो। अब मान लो अगर ये क्या है, इनिशियल है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इनिशियल। अगर ये फाइनल है वेलोसिटी, तो ये भी क्या होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि मास चेंज हो नहीं रहा है तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली डिपेंडेबल टू वेलोसिटी। तो जैसा वेलोसिटी वैसा ही काइनेटिक एनर्जी। सीधा अर्थ है कि W इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे देखूँ तो ये जो चीज़ नज़र आ रही है वो क्या है सर, तो वो है काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। और यहाँ पे क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, है ना। अब आपको भी पता है कि मैं बाद वाले में से पहले वाले किसी चीज़ को घटाता हूँ तो इसका मतलब मुझे पता चल पाता है कि चेंज कितना हुआ है। यानी बाद में इतना था काइनेटिक एनर्जी, मतलब जब बॉडी यहाँ पे पहुँच जाती है तब इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है सर, इतनी। पहले तब कितनी थी, जब स्टार्टिंग था तो कितनी थी, इतनी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ, यानी बाद वाले में से पहले वाले को घटा रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यही तो देख रहा हूँ कि कितना चेंज आया है। क्योंकि चेंज को डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग, डिफरेंस के थ्रू। तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे पता चल गया डेल्टा KE, क्योंकि डेल्टा इसीलिए तो आता है, डेल्टा चेंज को बताता है। तो सीधा सीधा अर्थ क्या नजर आ रहा है, वही स्टेटमेंट है कि सर वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब मैंने यहाँ पे नॉर्मल एक फोर्स लगाया था, आप कोई भी फोर्स लगाओ, चाहे वो कंजर्वेटिव हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव, ये बोलता है कि भैया काम होगा तो एनर्जी में चेंज आएगा। सिंपल मतलब यही है, ठीक है। कहने का अर्थ यही है और यही है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। लेकिन आप तुरंत ही हमारे ऊपर एक क्रॉस क्वेश्चन खड़ा करोगे, और वो क्रॉस क्वेश्चन एक और क्या है, और वो है कि सर आपने जो यहाँ पे लिखा है, जो इमेज बनाई है, एक्चुअल में आपने लीनियर मोशन का बनाया है। पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही क्या है, यहाँ पे लीनियर है। आपने कहीं भी क्या नहीं दिखाया है, रोटेशनल। आपका चैप्टर चल रहा है रोटेशनल का, तो सीधा सरासर क्या है, ये
नाइंसाफ़ी है कि नहीं है। आप लीनियर के थ्रू क्या कर लिए, इसको बता लिए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि मुझे कराने का यहाँ पे सीधा अर्थ ये समझाना था क्या लीनियर और रोटेशनल में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट तगड़ा होगा तो आप तुरंत कर लोगे। सपोज कर लो ये कहानी यहाँ पे बन रही है, इस कहानी को मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ये लीनियर वाले में कहानी को हटा देता हूँ, अब इसको मैं रोटेशनल में कन्वर्ट कर दूँ तो देखा जाए कितना समस्या आता है यहाँ पे। एक बात बताओ कि मान लो एक रैंडमली कोई बॉडी है, ये बॉडी यहाँ पे फिक्स पॉइंट है इसका, इस फिक्स पॉइंट के अबाउट यहाँ पे कोई पार्टिकल है, इसका मास क्या है m है, इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो, सिंपल कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो इस फोर्स अप्लाई करने से 100% क्या होगा, घूमेगा। चूंकि ये r दूरी पे है, सिंपल मैं मान लेता हूँ कि r दूरी पे है, तो ये घूमेगा। घूमने से क्या होगा, शुरुआत में इसके पास इस m मास के पार्टिकल के पास कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होगी, पहले ये रेस्ट में था या कुछ भी था तो पहले इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, कुछ ना कुछ तो होगी, नहीं होगी यार जीरो होगी तो मानूंगा ना मैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, बिल्कुल। अब मैंने फोर्स लगाया, घूमना स्टार्ट किया, घूमना स्टार्ट करने का अर्थ क्या है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी कि नहीं आएगी। फोर्स लगाने से पहले इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन फोर्स लगा दिया उसके बाद ये घूमते घूमते यहाँ पे पहुँच गया या मास का पार्टिकल, उसके पास अभी तो कुछ काइनेटिक एनर्जी आई होगी, आया ना, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई होगी, और काइनेटिक एनर्जी यानी ये क्या हो गई F, क्योंकि फोर्स लगाओगे तो उसके ऊपर क्या होगा, काम होने का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी में क्या आ गया, चेंज। तो क्या इसी टर्मिनोलॉजी को यहाँ पे चेंज करके नहीं कर सकता हूँ मैं, कर सकता हूँ, यस और नो, क्योंकि हम सबने पढ़ा हुआ है अपने जीवन काल में 2 दिन पहले ही, TW इज इक्वल टू होता है यहाँ पे टाउ इंटू डी थीटा, यही तो पढ़ा था कल, ठीक है ना। सॉरी DW नहीं है, यहाँ पे वर्क है, पूरा का पूरा वर्क डन ऑन अ बॉडी कितना होता है, तो टाउ इंटू डी थीटा होता है। अब यहाँ पे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्या वो चीज़ें आप नहीं लगा सकते हो, डी थीटा मतलब यहाँ पे भी क्या किया गया कि शुरुआत में इसका मान लेता हूँ कि शुरुआत में ये कहाँ पे पार्टिकल है, सपोज कर ले रहा हूँ कि ये पार्टिकल यहाँ पे है, इसी चीज़ को इसने यहाँ पे कर दिया है, तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा एंगल क्रिएट किया होगा डी थीटा, ऐसे ही तो ये क्या करते जाएगा, पूरा का पूरा रोटेट होते जाएगा, है ना। रोटेट होने का मतलब क्या है कि डी थीटा पहले बनाना, धीरे 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 और पूरा बड़ा बनाएगा, क्योंकि भाई इतना ही तो नहीं ना करेगा, सर नहीं समझे कोई बात नहीं, पूरा समझा देते हैं हम। ये क्रॉस यहाँ पे ये पार्टिकल है m मास का, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने पे क्या होगा भैया, ये डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे आएगा, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका एंगुलर वाला डी थीटा, मैंने छोटा सा देखा, लेकिन अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो क्या सिर्फ इतना डिस्प्लेसमेंट होगा, नहीं, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट लेके आएगा ना, धीरे धीरे जितना भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट लेके आएगा। तो मैंने बस कितना लिया है, डी थीटा लिया है, मैं चाहूँ तो पूरा बड़ा बनाऊँगा धीरे धीरे, तो अभी मैं छोटे के लिए लूँगा, फिर बड़े के लिए लूँगा, बड़े का मतलब कहाँ से कहाँ तक, तो सर शुरुआत में मान लेता हूँ कि ये पोर्शन क्या है आपका, यहाँ पे जब था तो ये θ1 था, जब ये पूरा घूम के आता है तो कितना होता है θ2, ऐसे मान सकता हूँ, बिल्कुल एज्यूम कर सकता हूँ। तो जहाँ पे आपने S1 S2 रखा है वहाँ पे θ1 θ2 रख दो, सिंपल बात है। फिर इस थीटा को फिर किस में कन्वर्ट कर लो, फिर इस थीटा को कन्वर्ट कर लो किसके अंदर, भाई यहाँ पे क्या होगा, टाउ टूटेगा, टाउ किस में टूटेगा, टाउ टूट जाएगा आपका, मैं यहाँ पे मिटा के कर देता हूँ ना डायरेक्ट, इतना मैं आपको बोलूँगा उससे बढ़िया मैं कर देता हूँ, I इंटू अल्फ़ा में टूटेगा, I इंटू अल्फ़ा में टूट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा θ1 से लेके θ2, टाउ को तोड़ दो पहले, I इंटू अल्फ़ा इंटू डी थीटा, अल्फ़ा को फिर से वैसे ही चेंज कर लो, अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा सर, वो होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी, है ना। फिर से यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, डी थीटा अपॉन डी थीटा से कर दूंगा, क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी, हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी का मतलब क्या हो गया, ओमेगा हो गया, सीधा अर्थ है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, ओमेगा इंटू डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, हो गया। इसी को उठा के यहाँ पे क्या कर दो, चिपका दो, काम खत्म, सब मिटा दो। यहाँ पे W इज इक्वल टू क्या हो गया, तो यहाँ पे हो गया θ1 θ2, यहाँ पे I को बाहर कर लो क्योंकि I से लेना देना है नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी बॉडी के लिए क्या होता है, इक्वल होता है, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अल्फ़ा में चेंज आया है, अल्फ़ा में चेंज कितना आया है, ओमेगा इंटू डी ओमेगा अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा, डी थीटा से डी थीटा खत्म। अब क्या आ गया हमारे पास, ये वर्क डन है, देखिए ये वर्क डन और ये W, मतलब टेंशन मत आए आपके पास, ये पूरा पूरा W है, अच्छा वाला W है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है,
तो यहाँ पे W इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू थीटा अपॉन थीटा टू, थीटा ऐसे थीटा 1 से थीटा 2। लेकिन फिर से समझिए कि यहाँ पे अब इंटीग्रेशन किसका होने वाला है भाई, सीधा दिख रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है, ओमेगा इंटू डी ओमेगा। ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। तो शुरुआत में इसकी एंगुलर वेलोसिटी जब यहाँ पे फोर्स लगा था तब कितना था, ओमेगा था इनिशियल। बाद में जब ये दौड़ने लगता है तो कितना हो जाता है इसका भाई, जब ये फोर्स नहीं लगा था तब ये है, फोर्स लगने लगा तब ये है। कहने का अर्थ ये है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे एफ लगाए हो लेकिन लिखे टाउ, तो आप सबको पता है यार, तो फोर्स लगाऊंगा वही तो टॉर्क के अंदर क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू आर, यही तो होता है। सिंपल वही बात मैं कर रहा हूँ, फोर्स लगाऊंगा वही टॉर्क के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, ये हो गया। अब इसका मैं यहाँ पे करूँगा तो क्या हो जाएगा, आई, यहाँ पे बारी बारी कर लो क्योंकि इसका होगा आपका ओमेगा स्क्वायर बाई 2। सेम कहानी होगी, ओमेगा इनिशियल से लेके ओमेगा फाइनल। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, आई, बारी बारी रख दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर पूरे के नीचे बाई 2। ठीक है ना, या अलग अलग 2 कर लो क्योंकि नहीं तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी, अलग अलग ही रहेगा, सही रहेगा। फिर बारी बारी क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया तो क्या आ गया हमारे पास, W यानी वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो गया, I इंटू यहाँ पे क्या होगा आपका ओमेगा F का स्क्वायर बाई 2 माइनस I इंटू ओमेगा I का स्क्वायर बाई 2। अब यानी टोटल वर्क डन अगर निकालूँ, हमने भी पढ़ा है कि अगर काइनेटिक एनर्जी हो रहा है किसका, एक रोटेटिंग बॉडी का, एक रोटेटिंग बॉडी का अगर काइनेटिक एनर्जी अगर मैं निकालता हूँ तो कितना होता है सर, वो होता है I ओमेगा स्क्वायर बाई 2 यानी हाफ I ओमेगा स्क्वायर। और इसको हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर ही प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, तो ये होता है, बस यही चीज़ यहाँ पे रख देनी है। अगर मान लो ये इनिशियल है तो ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, अगर ये फाइनल है तो इसका मतलब ये क्या होगा, फाइनल। बस इतना ही संबंध आपको दिखाना है, बात खत्म। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो मैं कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे देखूंगा कितना होगा, तो आई की जगह पे हम डायरेक्ट लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस यहाँ पे क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और फाइनल में से अगर हम इनिशियल को घटाते हैं तो हमको क्या पता चल जाता है भैया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वही बात तो फिर आ गई कि नहीं आ गई, क्या दोनों में डिफरेंस था, नहीं, कोई डिफरेंस नहीं था, बस सिंबल्स क्या हुए हैं, चेंज हुए हैं, बाकी कॉन्सेप्ट आपका वही है। तो मैं बस आपको ये सिखाना चाह रहा था कि भाई लीनियर और रोटेशन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है जो हम पढ़ रहे हैं, रोटेशनल मोशन एकदम ईजी है। क्यों ईजी है, क्योंकि ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। तो अब मैं यहाँ पे फिर से लिख सकता हूँ कि वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भैया अगर हम काम करेंगे तो काम करने से क्या होगा, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। अब कई लोगों के मन में एक क्वेश्चन जो उठा वो ये था कि आखिर ये बताइए यहाँ पे एनर्जी केवल काइनेटिक एनर्जी तो होती नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो हम ये भी बोल सकते थे कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ गया है ना, यानी हम ये बोल सकते थे कि नहीं बोल सकते थे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्यों बोला। उसका सीधा तथ्य मैं आपको ये समझाऊं कि देखो यार, पोटेंशियल एनर्जी कब आती है, जब हम उसके कॉन्फ़िगरेशन या पोजीशन में चेंज करते हैं। अब सपोज कर लो एक मार्कर है, इस मार्कर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी तब आएगी जब मैं इसकी हाइट बढ़ाऊंगा। अगर मैं इसको इस तरीके से इसको लीनियरली डिस्प्लेस्ड करूंगा तो इसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी। जबकि वर्क डन में कहीं नहीं बोला गया है, थोड़ा ध्यान से समझो। वर्क डन का मतलब मैं फोर्स अगर लगा रहा हूँ, ऐसे समझो, ये फोर्स लगाया मैंने, अब फोर्स लगाया तो जिस दिशा में इसका हुआ है डिस्प्लेसमेंट वो मेरा वर्क डन हुआ। फोर्स लगाया, इस दिशा में डिस्प्लेसमेंट हुआ। सपोज कर लो मैं इधर फोर्स लगाता और ये कहाँ जाता, ऊपर, तो उस अनुसार तो वर्क डन क्या है मेरा, 0। तब तो एनर्जी कोई होती ही नहीं ना, क्योंकि काम ही नहीं है तो एनर्जी कहाँ से आएगी। समझ पा रहे हैं जो मैं बोल पा रहा हूँ, नहीं समझ पा रहे हैं, छोड़िए। मैं पोटेंशियल एनर्जी क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी का सीधा अर्थ ये है कि पोटेंशियल एनर्जी किसी की हाइट में चेंज लाने से होगा। जब मैं लीनियर मोशन कर रहा हूँ तो क्या मैं हाइट में चेंज लेके आऊँगा, नहीं। आई बात समझ में, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है वहाँ पे, एनर्जी में चेंज आ रहा है। तो इसका मतलब मैं जब लीनियर चल रहा हूँ तो मेरे पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। लेकिन यार काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। तो काम कोई भी करोगे काइनेटिक एनर्जी में 100% चेंज आएगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में तभी चेंज आएगा जब हाइट में चेंज लेके आओ, उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज लेके आओ। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पुट नहीं किया है, क्योंकि हमको पता है कि वर्क डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकता है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी को नहीं। इस बात को याद रखेंगे। तो आई होप आप समझ चुके होंगे वर्क एनर्जी थ्योरम को। ठीक है, इस पूरे का सारांश ये निकल के आया कि भैया काम करोगे काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, काम खत्म। अब अगर इतनी बात समझ में आ गई
तो हम नेक्स्ट बात पे चले। नेक्स्ट बात क्या है सर? नेक्स्ट बात ये है कि अगर मान लो ये एनर्जी आ गई है, ये एनर्जी सॉरी एनर्जी में चेंज आ गया है। क्यों आया है? क्योंकि काम किया गया है। सपोज कर लो अगर वो काम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कर रहे होते, केवल कंजर्वेटिव फोर्स नहीं कर रहे होते, तो क्या होता? तो ये होता, देखो यार, काइनेटिक एनर्जी में चेंज तभी भी आएगा चाहे कंजर्वेटिव करे चाहे नॉन कंजर्वेटिव करे। बट एक बड़ा डिफरेंस जानते हो क्या आएगा? वो डिफरेंस क्या, बस इसको पकड़ लो ना तो एक अगला टॉपिक अपने आप आ जाएगा। देखो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स करेंगे तो जो एनर्जी आएगी वो कुछ देर तक रहेगी, फिर वो भी एनर्जी क्या हो जाएगी? खत्म। एक बात समझना जो मैं बोल रहा हूँ। मैंने बोला कि अगर मान लो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगाया, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब एक बार मैंने मारा, एनर्जी फोर्स लगा, फिर उसके बाद फिर मुझे काम करना है तो फिर मुझे फोर्स को लगाना पड़ेगा, यानी वो फोर्स कॉन्स्टेंटली लगा नहीं होगा। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि मैंने इसके ऊपर मारा, अभी जस्ट बताया हूँ मारा, तो इसका मतलब ये पूरी बॉडी के ऊपर हमेशा वो फोर्स अप्लाई होगा, मतलब 20 न्यूटन का एक बार लगा दिया तो हमेशा लगा रहेगा जीवन भर। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो बार बार क्या हो रहा है? फोर्स क्या हो रहा है? खत्म, मतलब यहाँ पे फोर्स खत्म हो जा रहा है। और खत्म होने का कारण क्या है? इसका कारण है एनर्जी, यानी एनर्जी भी खत्म हो जा रही है। एक बार फोर्स लगाया तो जो एनर्जी थी उसके साथ गई, फिर वो एनर्जी उस बॉडी के अंदर नहीं रुकी, फिर वो एनर्जी भी क्या हो गई? खत्म। यानी वहाँ पे एनर्जी भी कंजर्व नहीं रही है, यानी एनर्जी भी कंजर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि फोर्स कंजर्व नहीं है। लेकिन अगर वही काम हम किसके द्वारा करें? कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा करें, तो जो एनर्जी होगी वो भी क्या होगी? कंजर्व। हाँ या ना? बहुत बेसिक सिंपल फंडा देखा जाए तो यही तो चल रहा है कि भैया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू मैंने काम किया तो फोर्स खत्म, तो इसका कारण मतलब एनर्जी जो दी थी वो भी खत्म ना। अगर वो एनर्जी इस पूरे बॉडी के अंदर समाहित होती जो मैंने फोर्स के द्वारा दी थी, मतलब मैंने हैमर लिया, उसके थ्रू मारा, मारने का मतलब पूरे दीवार को एनर्जी दी, एनर्जी गई इसके पास, एनर्जी इसके पास रिस्टोर रहती तो काम होते रहता। लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। क्या हुआ है? एनर्जी खत्म ना। एनर्जी खत्म तभी तो फिर से मुझे नया फोर्स देना पड़ा। नया फोर्स मतलब फिर से मैं नया एनर्जी दे रहा हूं, तब जाके फिर काम हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा फोर्स है जो एक बार लगा दिया, यानी एक बार एनर्जी दे दी, तो फिर वो लगा ही रह रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। तो कब हो सकता है? जब मेरा फोर्स कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब कंजर्वेटिव होगा। तो यहाँ से एक नई बात समझ में आई। वो नई बात क्या थी कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू काम करोगे तो आपकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? कंजर्व होगी। और अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू काम करोगे तो वो क्या होगी? नॉन कंजर्व होगी। आया समझ में? और इसी के थ्रू एक नया थ्योरम बना दिया गया, एक नया लॉ बन गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत बेसिक फंडा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। या यहाँ पे इसी चीज को ऐसे एक नया नाम दे दिया गया, वही चीज है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। कंजर्वेशन सिंपल। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन मतलब वही है कि एनर्जी कंजर्व रहेगी। लेकिन कब कंजर्व रहेगी? बताइए। अगर वर्क डन किसके द्वारा किया जा रहा है? कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा। डू नॉट चेंज, सॉरी, work done by conservative force do not change mechanical energy of system। वर्क डन जो किसके द्वारा किया जाए? कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, वो कभी भी क्या नहीं करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी, जो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी है उसको कभी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया? इसमें याद रखेंगे, बहुत बेसिक फंडा है। बहुत बेसिक फंडे का मतलब क्या है? भैया कंजर्वेटिव फोर्स अगर काम करेगा तभी ये थ्योरम काम होगा, मतलब काम करेगा। अब इसके बारे में मैं आपको जाके फिर से समझाने वाला नहीं हूँ। मतलब क्या नहीं समझाने वाला हूँ कि अब इसको कैसे प्रूफ किया जाएगा। जैसे आपको सिंपल भाषा में आपको समझा दूँ तो यहाँ पे ऐसे होता है कि UI प्लस KI इज इक्वल टू UF प्लस KF। क्योंकि आप सबको पता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी को U से दिखाते हैं और काइनेटिक एनर्जी को KE से दिखाते हैं या K से सिंपल दिखाते हैं।
ठीक है, जैसे आपको समझ में आएगा। तो U + K इज इक्वल टू ME, मतलब मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होती है। यानी एक ऑब्जेक्ट के पास दोनों एनर्जी होती ही होती हैं, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है काइनेटिक एनर्जी। देखिए होती ही होती है का मतलब होती है, सिंपल कहने का अर्थ है, यानी काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जोड़ के दिखाओगे तो वही मैकेनिकल एनर्जी है। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भैया अगर कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे किसी बॉडी के ऊपर या किसी सिस्टम के ऊपर काम करेंगे तो उस दौरान जो शुरुआत में इनकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम था, दैट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी जो शुरुआत में यानी इनिशियल थी, यानी मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, वही मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी बाद में, क्योंकि देखो ये फाइनल वाली है। सिंपल बात यही बोली जा रही है। इसका मतलब क्या नहीं हुआ है, इसका मतलब कहीं भी मैकेनिकल एनर्जी के अंदर चेंज नहीं आ रहा है, भले ही काम हो रहा है। तो काम हो रहा है लेकिन किसके द्वारा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा। तो भैया मैकेनिकल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा और इसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा, हाँ या ना। और यहाँ पे मैं एक बात और समझा दूँ कि कंजर्वेटिव फोर्स चिल्लाने का अर्थ सीधा सीधा यहाँ पे है कि भैया एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए, यही बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा तो गेम चेंज हो जाएगा। यानी बॉडी के ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इंटरनल फोर्स लग रहा है, तो ही ये चीज़ें एप्लीकेबल है। तो एक बात और ध्यान देंगे, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ज़्यादातर केसेस में क्या है, वो इंटरनल फोर्स की बात कर रहा है। तो इंटरनल फोर्स अगर लगा हुआ है तो ये काम करेगा, लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो काम नहीं करेगा। ठीक है, ये जो मेरा स्टेटमेंट है विवादित हो सकता है, उसके लिए मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ तक मैं जो बातें बताया हूँ उसी का एक आपको समरी समझा रहा हूँ। ठीक है, अब ये कहाँ से आता है, ये कैसे बराबर होता है, तो इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर 1 घंटा हम इस पर टाइम वेस्ट करेंगे, कोई अर्थ नहीं है। तो फिलहाल में आप समझ चुके होंगे दोनों बातें, पिछले वाले भी और इसको भी। ठीक है, तो आई होप अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम पढ़ रहे होंगे पूरे रोटेशनल मोशन का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक, जिसका नाम है एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम अपने आप में कितना बेहतर टॉपिक है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।